कई घंटों के थका देने वाले, रूह को निचोड़ लेने वाले सफ़र के बाद जब शौर्य चौहान ने अपने सोने और खाली फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो अंदर पसरे एक सियाह सन्नाटे और अंतहीन अकेलेपन ने उसका स्वागत किया। उसने अपना भारी भरकम बैग कंधे से उतारकर सोफे पर पटका और खुद बेजान होकर वहीं गिर गया। आंखें मूंदते ही ट्रेनिंग एकेडमी के उस आखिरी दिन का गगन भेदी शोर, दोस्तों के वो जोशीले नारे और सीनियर्स की वो गर्व से भरी थपकियां उसके कानों के पर्दों पर गूंजने लगीं। उसने अपनी भारी आंखें खोलीं और सामने दीवार पर टंगी अपनी नई नबेली करीने से इस्त्री की हुई डीएसपी की वर्दी को देखा, जिस पर चांदी के सितारे मानो चीख चीख कर उसकी कामयाबी की गवाही दे रहे थे। एक सर्द कड़वी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। डीएसपी शौर्य चौहान। उसने अपने वजूद को झकझोरते हुए अपना पूरा नाम खुद से दोहराया। आखिरकार आखिरकार मैंने कर दिखाया। आज मैं उस मुकाम पर आकर खड़ा हूँ कि उनकी वो तकलीफ दे शर्त पूरी कर सकूँ। वो उठा और भारी कदमों से बालकनी की तरफ बढ़ गया, जहाँ नीचे फैले शहर की बेदर्द रोशनियाँ मद्धम मद्धम जल बुझ रही थीं। उसने कांपते हाथों से जेब से अपना बटुआ निकाला और उसकी सबसे महफूज खुफिया जेब से एक छोटी सी मुड़ी हुई तस्वीर निकाली। एक 15 साल की मासूम लड़की की, स्कूल यूनिफॉर्म में लिपटी, सहमी और घबराई हुई तस्वीर। पिरशा, ये नाम उसके होठों से एक सुलगती हुई तड़पती आह बनकर निकला था। बस सिर्फ 3 हफ्ते और। उस तस्वीर के चेहरे को छूते ही वो वक्त के पहिए को पीछे धकेलता हुआ ठीक 3 साल पहले के उस खौफनाक दिन में जा पहुंचा, जहां उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हुई थी। वो मनहूस दिन, जब वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी गैरत को मुट्ठी में भींचे अपने पड़ोसी समरेंद्र अंकल के घर की चौखट पर गया। नरेंद्र अंकल जो सिर्फ उनके पड़ोसी नहीं थे बल्कि उसकी सगी बड़ी बहन सारिका के ससुर भी थे। यानी सारिका की डोली उसी पड़ोसी घर में उतरी थी और पिरशा नरेंद्र जी की वो लाडली बेटी थी जिसे शौर्य ने होश संभालते ही अपने दिल के सबसे पवित्र कोने में बसाया हुआ था, जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी। तुम होश में तो हो शौर्य। उसकी बड़ी बहन सारिका जो उसका हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे रसोई के एकांत में लाई थी। उसने खौफ और गुस्से से कांपती आवाज़ में फुसफुसाकर कहा, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम किस आग में हाथ डालने जा रहे हो? तुम जानते हो ना पापा जी जीते जी इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे। शौर्य जो उस वक्त सिर्फ 22 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, जिसकी जेबें भले ही खाली थीं मगर दिल पिरशा के इश्क से लबालब भरा था, अपनी बहन के कांपते हाथों को थाम लिया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। दीदी, मैं और कुछ नहीं मांग रहा। मैं पिरशा को उस वक्त से चाहता हूँ जब मुझे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। आप तो सब जानती हैं ना दीदी। मैं बस उसका हाथ मांग रहा हूँ। मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं यूपीएससी क्लियर करूँगा और एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगा। आप बस एक बार मेरी खातिर अंकल जी से बात तो कीजिए। सारिका ने तड़प कर उसे हकीकत का आईना दिखाना चाहा। वो अभी सिर्फ 15 साल की बच्ची है शौर्य, और तुम एक मामूली स्टूडेंट हो। तुम्हारे पास अपनी पहचान के नाम पर है क्या? पापा जी को अपनी बेटी के लिए कोई ऐरे गैरे नहीं बल्कि एक आलीशान साम्राज्य का मालिक, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन या फिर कोई रसूखदार ब्यूरोक्रेट चाहिए। वो अपनी जान से प्यारी बेटी का हाथ तुम्हारे खाली हाथों में भला कैसे थमा देंगे, जबकि तुम खुद इस वक्त मेरे ही ससुराल के टुकड़ों पर एक तरह से आश्रित हो। कहते हुए सारिका की नज़रें झुक गईं। तो मैं बनूंगा वो अफसर। उसकी आवाज़ में एक दीवानगी थी, एक अटूट जिद। मैं बनूंगा दुनिया का सबसे बड़ा अफसर, मगर मैं अपनी पिरशा को किसी और की अमानत बनते नहीं देख सकता। मैं जीते जी मर जाऊंगा दीदी। बस आप एक बार, सिर्फ एक बार, आखिरी बार अंकल जी के सामने मेरे दिल की बात रखिए। उनसे कहिए कि शौर्य पिरशा के बिना सांसों के बोझ को ढो नहीं पाएगा। और फिर वो शाम आई। उस शाम ड्राइंग रूम में ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे वहाँ किसी की अर्थी उठने वाली हो। सारिका के पति यानी पिरशा के बड़े भाई ने बेहद डरते हुए बात का सिरा छेड़ना चाहा, मगर नरेंद्र जी की उस गरजती भारी और रौबीली आवाज़ ने पूरे कमरे की हवा को जमा दिया। नरेंद्र ठाकुर, जो अपने बेइंतहा गुरूर और सामाजिक खोखली प्रतिष्ठा के अंधे ठेकेदार थे, उन्होंने अपनी हकारत और नफरत से उबलती नज़रों से शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा, जो उनके सामने अपनी खुददारी को दबाए सिर झुकाए पत्थर बना बैठा था। तो
नरेंद्र जी ने एक ऐसा तंजिया ठाका लगाया जिससे शौर्य की आत्मा भी कांप गई। इन भीख मांगते स्टूडेंट साहब को मेरी शहजादी जैसी बेटी से विवाह करना है? क्यों भाई? मेरा खून चूसने के लिए और इस घर का खर्च उठाने के लिए तुम्हारी एक बहन कम पड़ गई थी जो अब मेरी मासूम बेटी को अपनी इसी लाचारी और कंगाली के नर्क में घसीटना चाहते हो? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरे सामने बैठकर आंख उठाने की जुर्रत भी करो? शौर्य का गोरा चेहरा शर्म और अपमान की आग से सुलगकर तमतमा उठा। अंकल जी मैं? क्या अंकल जी? वो शेर की तरह गरजे। उनकी आवाज़ की हनक से दीवारें हिल गईं। कान खोलकर सुन लो लड़के, तुम्हारी बहन इस घर की चौखट पार करके बहू बनकर आई है, मेरी बेटी बनकर नहीं। क्योंकि तुम्हारी बहन सरासर अजय की पसंद थी, मेरी नहीं। और उसकी इस खैरात का मतलब ये कतई नहीं कि तुम मेरी सगी बेटी को भी अपनी इस दरिद्रता और मुफलिसी की आग में झोंक दो। अरे वो बच्ची है, अभी सिर्फ 15 साल की। उसकी पढ़ाई है, उसके ख्वाब हैं। तुम क्या दोगे उसे? ये किताबें जो तुम खुद पढ़ रहे हो? शौर्य का दिल चाहा वो जमीन में गड़ जाए। अपनी बहन सारिका की वजह से वो आज नरेंद्र जी के सामने यूँ जलील हो रहा था। सारिका से रहा न गया और वो रो पड़ी। पापा जी प्लीज़। उसने अपने ससुर से इल्तिजा की। शौर्य मेरा भाई है, वो बहुत मेहनती है। वो कह रहा है ना वो यूपीएससी क्लियर करके पुलिस में जाएगा। वो आपकी बेटी को खुश रखेगा। चुप करो तुम। नरेंद्र जी ने अपनी बहू को बुरी तरह डांटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसलों के बीच में बोलने की? पुलिस में जाएगा? जैसे पुलिस में जाना बच्चों का खेल है। इसके पास रहने को अपना घर नहीं, ये मेरी बेटी को कहाँ रखेगा? शौर्य ने गहरा सांस भरा और अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके नजरें उठाईं। उसकी आंखों में अब जिल्लत नहीं, एक अजीब सी जिद थी। अंकल जी, उसकी आवाज़ अब बुलंद और साफ थी। मैं आपकी बेटी को इसी घर में आपकी आंखों के सामने चाहता हूँ। मुझे सिर्फ आपसे एक वादा चाहिए कि मैं प्रिशा से शादी करना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। शादी? नरेंद्र जी ने हैरत से उसे देखा। ये उस लड़के की तरफ से अचानक की गई मांग थी जिसकी औकात उनकी नज़र में कुछ भी न थी। जी। शौर्य की आवाज़ में अब जिद के साथ एक इल्तिजा थी। आप शादी कर दें जिससे कि मुझे यकीन हो जाए कि प्रिशा अब सिर्फ मेरी रहेगी। मैं विदाई नहीं मांगूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं तब तक इस घर में कदम नहीं रखूँगा जब तक मैं वो नहीं बन जाता जो आप चाहते हैं। जब तक मैं इस काबिल नहीं हो जाता कि आप गर्व से अपनी बेटी प्रिशा का हाथ मेरे हाथ में दे सकें। और मैं सिर्फ इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊँ कि वो मेरी है। नरेंद्र जी ने उसे गौर से देखा। ये एक अजीब शर्त थी। एक ऐसा लड़का जो सब कुछ छोड़ने को तैयार था सिर्फ एक नाम के रिश्ते के लिए। वो उसकी जिद, उसकी आंखों में प्रिशा के लिए मोहब्बत देख सकते थे। काफ़ी देर की खामोशी और सारिका के आंसुओं के बाद नरेंद्र जी ने एक फैसले भरे अंदाज में कहा, ठीक है फिर। कमरे में मौजूद सब लोगों ने चौंक कर उन्हें देखा। मैं तुम्हारी जिद पूरी करूंगा। मेरी बेटी की किस्मत में अगर तुम लिखे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कड़वाहट से कहा। विवाह होगा और कल होगा, मगर मेरी शर्तें हैं। अगर मेरी शर्तें टूट गईं तो मैं रिश्ता भी तोड़ दूंगा और अपनी बेटी को कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखने दूंगा। शौर्य ने बेताबी से पूछा, कैसी शर्तें अंकल जी? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। पहली शर्त। नरेंद्र जी ने उंगली उठाई। प्रिशा भी 15 साल की है। वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। वो कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी। तुम उसकी पढ़ाई में कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। मुझे मंजूर है, शौर्य ने फौरन कहा। दूसरी शर्त। उनका लहजा और भी सख्त हो गया। शादी के फौरन बाद तुम इस शहर से चले जाओगे। जहाँ जाना है जाओ, पढ़ो, ट्रेनिंग करो, जो बनना है बनो, लेकिन यहाँ नज़र मत आना। शौर्य का दिल धक से रह गया। और तीसरी और सबसे अहम शर्त। नरेंद्र जी ने शौर्य की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब तक मेरी बेटी 18 की नहीं हो जाती, जब तक मैं खुद तुम्हें वापस बुलाकर उसकी विदाई का नहीं कहता, तुम ना इस घर में आओगे, ना उससे मिलोगे और ना ही उसकी शक्ल देखोगे। तुम उससे कोई संपर्क नहीं रखोगे, फ़ोन पर, ख़त पर या अपनी बहन सारिका के जरिए भी नहीं। तुम उसके लिए एक अजनबी रहोगे जब तक तुम कुछ बनकर नहीं लौटते। बोलो मंजूर है? ये शर्त नहीं थी, ये दिल पर एक खंजर था। अपनी होने वाली पत्नी से 3 साल तक दूर रहना, उसकी शक्ल तक न देखना, उसकी आवाज़ तक न सुनना। शौर्य ने अपनी बहन सारिका के आंसुओं और अपने दिल में जलती मोहब्बत की आग को देखा। उसने अपनी किस्मत का फैसला कर लिया। मंजूर है। मेरी एक शर्त और है, नरेंद्र जी ने आगे कहा। शौर्य का दिल रुक गया। पता नहीं वो कौन सी शर्त रखने वाले थे। शादी जरूर होगी, लेकिन पूरे रीति रिवाज से नहीं। कोर्ट में जाकर सिर्फ कागजात पर दस्तखत किए जाएंगे। जब कुछ बन जाओगे उसके बाद पूरे रीति रिवाज से ये शादी होगी।
मुझे मंजूर है। शौर्य ने हर बात की मंजूरी दे दी। अगले दिन एक ऐसा कोर्ट मैरिज जिसमें दुल्हन प्रिशा खुद मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो अभी 15 साल की नादान थी और उसके बाप नरेंद्र जी ने उसे इस सबसे दूर रखा था। वो बाहर गाड़ी में बैठी थी, उसे कुछ भी नहीं बताया गया था। नरेंद्र जी ने उसके सामने कोर्ट के कागजात रखते हुए बस उन पर साइन करने के लिए कहा था और प्रिशा ने भी बिना कुछ पूछे कागजों पर साइन कर दिए थे। शौर्य ने भी चुपचाप कागजों पर दस्तखत किए। उसकी बहन सारिका ने रोते हुए उसे मुबारकबाद दी। शादी के फौरन बाद उसे अपनी बहन सारिका से अलविदाई गले मिलना था। वो बहन जो उसी घर में ब्याही थी और नरेंद्र जी की बहू थी, उसने अपने अंकल के आगे सर झुकाया, जिन्होंने सर पर हाथ तो रखा मगर ठंडेपन से। उनकी आंखों में अब भी वही नफरत थी। और फिर शौर्य उस घर से निकल गया जहां उसकी दुल्हन, उसकी मोहब्बत प्रिशा मौजूद थी, मगर वो उसकी एक झलक भी देख न सका। अगली सुबह वो इस शहर को, अपनी मोहब्बत को और अपनी बहन को पीछे छोड़कर पुलिस ट्रेनिंग के लिए जाने वाली ट्रेन में सवार था। उसका दिल बोझिल था, मगर उसके दिमाग में नरेंद्र जी के शब्द और उनकी दी हुई जिल्लत का गुस्सा एक साथ एक आग की तरह जल रहा था। एक ऐसी आग जो अगले 3 साल तक उसे जलाती रही और तपाती रही। बालकनी में खड़े शौर्य ने एक ठंडी आह भरी। वो अतीत के उस अंधेरे दिन से निकलकर वापस अपने फ्लैट की बालकनी में आ चुका था। उसके हाथ में अब भी वो बटुए वाली तस्वीर थी। 3 साल, उसने खुद से कहा। 3 लंबे कठिन साल। उसने इन 3 सालों में एक लम्हे के लिए भी अपना वादा नहीं तोड़ा था। उसने इन 3 वर्षों में कभी नरेंद्र जी के घर फ़ोन नहीं किया था। उसने कभी अपनी बहन सारिका से भी प्रिशा का हाल नहीं पूछा था कि कहीं ऐसा न हो कि उसके धैर्य का बंधन टूट जाए और वो अपनी पत्नी की आवाज़ सुनने की जिद कर बैठे। वो जानता था कि नरेंद्र जी के जासूस हर तरफ होंगे और उसकी एक गलती उसकी 3 साल की मेहनत पर पानी फेर सकती थी। उसने अपना सारा ध्यान, सारा गुस्सा और अपनी सारी मोहब्बत, सारी शिद्दत, नरेंद्र जी की हिकारत का सारा जहर अपनी ट्रेनिंग पर खर्च कर दिया। जब दूसरे कैंडिडेट्स थक कर सो जाते, वो रातों को जाग कर पढ़ता था। जब लोग आराम करते थे, वो फिजिकल ट्रेनिंग में खुद को थका देता था। वो एक स्टूडेंट गया था और आज एक डीएसपी बनकर लौटा था। उसने अपना बटुआ बंद किया। वो 15 साल की मासूम प्रिशा की तस्वीर वापस उसकी खुफिया जेब में चली गई। वो प्रिशा जो अब 18 साल की हो चुकी होगी। वो प्रिशा जो कानूनन उसकी पत्नी थी। वो प्रिशा जिसे उसने 3 साल से देखा तक नहीं था। वो नहीं जानता था कि वो अब कैसी दिखती होगी। वादा पूरा हुआ अंकल जी, वो खुद से बोला। 3 साल पूरे हो गए हैं। उसने फ्लैट के अंदर आकर दीवार पर लगे कैलेंडर पर नज़र डाली। विदाई की तारीख जो अंकल नरेंद्र जी ने खुद तय की थी, उसमें अब सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे। उसने अपनी वर्दी को देखा जो दीवार पर टंगी थी। उस पर चमकते सितारे उसकी कामयाबी का सबूत थे। उसने खुद को उस दिन के लिए तैयार किया था। वो इस काबिल बन चुका था कि नरेंद्र ठाकुर अब गर्व से नहीं तो कम से कम बगैर किसी हिकारत के अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे सकते थे। अब वक्त आ गया है, उसने खुद से कहा, अपनी दुल्हन से मिलने का। वो उससे मिलने के लिए अब बेताब था। वो देखना चाहता था कि उसकी 15 साल की प्रिशा अब कैसी दिखती है। मगर उसने संकल्प किया कि वो वादे के मुताबिक आखिरी दिन तक इंतजार करेगा। वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगा जब तक कि नरेंद्र जी उसे खुद बुला नहीं लेते। मगर डीएसपी शौर्य ये नहीं जानता था कि किस्मत ने उसकी मुलाकात उसकी अपनी अनजान पत्नी प्रिशा से इन 3 हफ्तों से बहुत पहले, विदाई के दिन से बहुत पहले, एक बिल्कुल अचानक और धमाकेदार अंदाज में करवाने का इंतजाम कर रखा था। एक ऐसी मुलाकात जो उसके 3 साल के सब्र और उसकी मोहब्बत की सारी कल्पनाओं को हिलाकर रख देने वाली थी। अगली सुबह डीएसपी शौर्य चौहान अपने नए दफ्तर में मौजूद था। उसकी वर्दी पर चमकते सितारे उसकी काबिलियत का सबूत दे रहे थे, मगर उसका दिमाग 3 हफ्ते बाद होने वाली विदाई में अटका हुआ था। वो विदाई जो उसे उसकी पड़ोसी प्रिशा से मिलवाने वाली थी, वो प्रिशा जिसे उसने 3 साल पहले 15 साल की उम्र में छोड़ा था और जिसकी तस्वीर आज भी उसके बटुए में थी। वो फाइल पर दस्तखत कर रहा था जब उसका असिस्टेंट इंस्पेक्टर भट्टी अंदर दाखिल हुआ। सुप्रभात सर जी, ये आज के शेड्यूल की फ़ाइल है। शौर्य ने सर उठाए बगैर फ़ाइल ली। भट्टी, मुझे फील्ड वर्क चाहिए, ये कागजी कार्रवाई मुझे नहीं होती। मुझे शहर की सिक्योरिटी रिपोर्ट्स और लंबित केसेस की फाइल्स ला कर दो। भट्टी ने खखाड़ते हुए कहा, सर वो सब तो है, मगर आज दोपहर आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है। एएसपी साहब ने ख़ास तौर पर आपको भेजा है।
शौर्य ने आखिरकार फाइल खोली और उसके माथे पर बल पड़ गए। गर्ल्स कॉलेज में सिक्योरिटी अवेयरनेस सेमिनार। भट्टी, ये क्या मजाक है? मैं कोई लेक्चरर हूँ? भट्टी ने मुस्कुराहट दबाई और कहा, सर, शहर का सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है। प्रिंसिपल मैडम ने डिपार्टमेंट से एक नौजवान और काबिल ऑफिसर की दरख्वास्त की थी ताकि लड़कियां प्रभावित होकर उनकी बात सुने। एसएसपी साहब के ख्याल में आपसे बेहतर कोई नहीं। शौर्य ने गुस्से से फाइल बंद कर दी। प्रभावित? मैं पुलिस वाला हूँ, कोई फिल्म स्टार नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ शहर के उसी कॉलेज के कैंटीन में बिल्कुल अलग माहौल था। मैं मर रही हूँ, फिजिक्स के इस असाइनमेंट ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। सारा ने कैंटीन की मेज पर सर पटक दिया, जबकि परेशान, जो कानों में हेडफोन लगाए टांग पर टांग रखे जूस पी रही थी, आंख मार कर बोली, चिल करो सारा, प्रोफेसर कमल खुद भी तो असाइनमेंट से कम नहीं है। इतने में रिया, जो कॉलेज नोटिस बोर्ड की तरफ से भागी हुई आ रही थी, उसने आकर धमाके से खबर सुनाई, लड़कियों, आज कॉलेज में डीएसपी शौर्य चौहान आ रहा है। परेशान ने हेडफोन उतारा, तो कोई नया एडमिशन है क्या? सारा सीधी होकर बैठ गई। पागल, डीएसपी शौर्य चौहान, वो हार्ट थ्रोब ऑफिसर जिसने पिछले महीने ही ज्वाइन किया है। उसके बारे में कहते हैं सबसे मुश्किल ट्रेनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने, और हाय कितना हैंडसम है। परेशानी कंधे उचकाए, अच्छा होगा कोई अक्खड़ घमंडी सा पुलिस वाला, यूनिफॉर्म में तो सभी अच्छे लगते हैं। वो इस हकीकत से पूरी तरह बेखबर थी कि उसके पड़ोसी नरेंद्र चौहान ने कि उसके पापा नरेंद्र चौहान ने उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, और वो ये भी नहीं जानती थी कि उसका कोर्ट मैरिज हो चुका है। वो अपनी ज़िंदगी में मगन थी और इन ख़ानदानी फैसलों से अनजान थी। ऐसी बात नहीं है पिरशा, रिया ने जोश में कहा। वो आज यहाँ सिक्योरिटी सेमिनार के लिए आ रहा है। प्रिंसिपल ने सबको ऑडिटोरियम में जमा होने को कहा है। फिरसा ने चिढ़ का मुँह बनाया, ओ गॉड, एक और बोरिंग लेक्चर। ठीक 12 बजे कॉलेज के मेन गेट से चमकती हुई काली पुलिस जीप दाखिल हुई। लड़कियां जो लॉन में और बरामदों में खड़ी थीं, सबकी नज़रें उसी तरफ उठ गईं। गाड़ी रुकी, ड्राइवर ने उतरकर पिछला दरवाज़ा खोला। पहले काला चमकता हुआ फौजी बूट बाहर आया, फिर डीएसपी शौर्य चौहान ने गाड़ी से कदम बाहर निकाला। ब्लैक शर्ट और जीन्स पर पुलिस की जैकेट, सर पर टोपी और आंखों पर काला चश्मा। वो प्रिंसिपल की तरफ बढ़ा जो उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। हे भगवान, ये तो सच में कयामत है। सारा ने दिल पर हाथ रख लिया। पेरशा जिसे बोरिंग कह रही थी, उसकी आंखों में भी एक पल के लिए बहीं ठहर गईं। उसके चलने में एक बला का कॉन्फिडेंस था, एक ऐसा रौब था जो पेरशा को इम्प्रेस कर गया। तो ये है वो मिस्टर अकड़ू, वो खुद से बोली। शौर्य ने प्रिंसिपल से हाथ मिलाते हुए अपना चश्मा उतारा। एक पल के लिए उसकी नज़र भीड़ पर जमी और फिर सख्ती से वापस प्रिंसिपल पर फोकस हो गई। उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। उसे लड़कियों की भीड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने आया था। रिया ने प्रेशा को कोहनी मारी। देखा, यूनिफॉर्म में सब अच्छे नहीं लगते, मगर ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। हिम्मत है तो जाकर बात करो। सारा ने प्रेशा को छेड़ा, जो अब तक डीएसपी को ही घूर रही थी। प्रेशा की शरारती सोच फड़की। बात करूं? मैं तो इसका नंबर ला सकती हूँ। ओहो, बड़ी आई नंबर लाने वाली। सारा एकदम से हंसी। पिरशा बीबी, ये तुम्हारा कोई क्लास फेलो नहीं है, डीएसपी है वो, तुम्हें सीधा हवालात में बंद कर देगा। शर्त लगाओगी? पिरशा ने चैलेंज कबूल किया। अगर मैं इसका नंबर ले आई तो तुम दोनों मुझे पूरे हफ्ते की कैंटीन ट्रीट दोगी। रिया ने घबराकर कहा। पिरशा, पागल मत बनो, वो प्रिंसिपल के साथ है, तुम्हारी शामत आ जाएगी। शामत तो अब इस डीएसपी की आएगी। पिरशा ने अपने बाल झटके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कदमों से उसकी ओर चल पड़ी। वो नहीं जानती थी कि वो जिस शख्स को छेड़ने जा रही है वो कोई आम ऑफिसर नहीं, बल्कि वो शख्स था जिसके नाम के साथ उसका नाम 3 साल पहले ही जुड़ चुका था। सर, हमने ऑडिटोरियम में सारा इंतजाम कर दिया है, लड़कियां आपका इंतजार कर रही हैं। और प्रिंसिपल अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि एक खनकती हुई बेबाक और बहुत ही कॉन्फिडेंट आवाज़ ने उन्हें टोका। एक्सक्यूज़ मी सर। शौर्य, जो पिछले 5 मिनट से प्रिंसिपल की रस्मी और चापलूसी भरी बातों से पहले ही बुरी तरह उकता गया था और सिर्फ अपनी ये नापसंदीदा ड्यूटी ख़त्म करके अपने फ्लैट पर वापस जाना चाहता था। वो इस बातचीत में इस बेबाक रुकावट पर सख्त नापसंदगी से उस आवाज़ की ओर मुड़ा। एक लड़की जो शायद फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट लगती थी, मॉडर्न जीन्स और ढीली सी वाइट शर्ट पहने, कंधे पर बैग लटकाए उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक शरारत थी, एक चैलेंज था। और शौर्य, जो बड़े बड़े
अपराधियों के सामने नहीं घबराया था। उस लड़की को देखकर एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए थम गया। उसका वजूद जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उसकी नज़रें उस लड़की की बड़ी बड़ी चमकदार और शरारत से भरी आंखों पर टिक गईं। वही आंखें, वही गहरी चमक, वही झील जैसी गहराई, बिल्कुल वैसी आंखें जैसे उसके बटुए के खुफिया जेब में मौजूद उसकी 15 साल की पड़ोसी और उसकी पत्नी प्रिशा की स्कूल यूनिफॉर्म वाली तस्वीर में थी। ये कैसे हो सकता है? उसके दिमाग ने एक सेकंड के लिए काम करना छोड़ दिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे अपनी रगों में खून की रफ्तार रुकती हुई महसूस हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने फौरन अपने इस बेवकूफ़ी बारे ख्याल को झटका। ये नामुमकिन है। उसकी प्रिशा उसके सख्त स्वभाव वाले अंकल नरेंद्र चौहान की बेटी थी। वो ऐसी नहीं हो सकती थी। वे नरेंद्र ठाकुर जो मर्यादा और रीति रिवाजों के पक्के थे, उनकी बेटी इतनी बेबाक, इतनी मॉडर्न और इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है? वो तो घर पर उसका इंतजार कर रही होगी, एक मासूम घबराई हुई पारंपरिक लड़की की तरह। और ये लड़की, ये तो पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस और शरारत का पैकेज थी। ये तो कोई आफत थी, ये कोई और थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, सिर्फ आंखों का मिलना एक इत्तेफाक था। और इस इत्तेफाक ने, उस लड़की की आंखों ने उसे किसी अनजाने कारण से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। एक अजीब सी जलन उसके पूरे वजूद में फैल गई। क्या है? उसकी आवाज़ बर्फ़ की तरह ठंडी और लहजा बेहद सख्त था। उसके शब्दों में इतनी धार थी कि आसपास खड़ी लड़कियां भी, जो अभी तक उसकी यूनिफॉर्म और रौब से इम्प्रेस हो रही थीं, एक कदम पीछे हट गईं। वो ये भूल गया था कि वो एक कॉलेज में है और ये एक स्टूडेंट है। वो इस वक्त सिर्फ एक डीएसपी था जो अपनी ड्यूटी और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखता था, और ये लड़की इन दोनों के बीच की सीमा को मिटाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने बनाए दायरे में किसी को आने की इजाज़त नहीं देता था। प्रिशा, जो उसके रौब और उन ठंडी आंखों से एक पल को सहम गई थी, उसने ऐसे रिएक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। उसने सोचा था कि वो मुस्कुराएगा या कम से कम नरमी से बात करेगा, मगर उसकी आवाज़ में जो रूखापन था, उसने प्रिशा को भी एक पल के लिए गुस्सा दिला दिया। लेकिन फिर उसने अपनी दोस्तों सारा और रिया की तरफ देखा, जो लॉन में सांस रोके उसी की ओर देख रही थी, और अपनी शर्त जीतने का ख्याल उस पर हावी हो गया। उसने अपने चेहरे पर आई घबराहट को छुपाया और अपनी मुस्कान वापस लाई। दरअसल सर, मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए था। ये सुनना था कि प्रिंसिपल के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर बम गिरा दिया हो। उन्हें यकीन नहीं आया कि उनके कॉलेज की कोई लड़की, वो भी प्रिंसिपल के सामने एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर से इस तरह उसका नंबर मांगेगी और उससे इस तरह बात भी कर सकती थी। लेकिन शौर्य ने कदम आगे बढ़ाया। वो उस लड़की के बिल्कुल करीब आ गया। उसका कद प्रिशा से बहुत लंबा था और वो उसके सामने काफ़ी भारी लग रहा था। उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं बल्कि शुद्ध गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ अनुशासन तोड़ने पर है या इस बात पर कि उस लड़की की आंखों ने उसे उसकी अपनी पत्नी की याद दिलाकर उसके 3 साल के सब्र को चैलेंज किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिशा ने पहले तो उसके जुमले को मजाक समझा। वो शायद ये समझ रही थी कि ये ऑफिसर उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो जाएगा, मगर उसके चेहरे की सख्ती और उसकी आंखों में जलती आग देखकर उसकी मुस्कान भी गायब हो गई। वो दरअसल मेरी दोस्तों से शर्त लगी थी कि शट अप। शौर्य की आवाज़ में ऐसी गूंज थी कि न सिर्फ प्रिशा बल्कि आसपास खड़ी लड़कियां भी सहम गईं। प्रिंसिपल ने भी खौफजदा होकर एक कदम पीछे हटा लिया। ये कॉलेज है या कोई पिकनिक स्पॉट? तुम्हें तमीज़ नहीं है कि एक ऑफिसर से ड्यूटी पर बात कैसे की जाती है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि यूनिफॉर्म में किसी को भी देखकर उस पर कमेंट्स कसें और उनसे नंबर मांगे जाएं? प्रिशा का चेहरा शर्मिंदगी, बेइज्जती और गुस्से से लाल हो गया। इतने लोगों के सामने, उसकी अपनी जूनियर्स और सीनियर्स के सामने उसकी ऐसी बेइज्जती उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसका दिल चाहा कि वो इस ऑफिसर को थप्पड़ मार दे, मगर वो बस मूर्ति बनी खड़ी रही। प्रिंसिपल मैडम। शौर्य प्रिंसिपल की ओर मुड़ा। उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। क्या आप इस तरह की एजुकेशन देती हैं अपने स्टूडेंट को? ये है आपका डिसिप्लिन? अगर आइंदा मैंने इस लड़की को पढ़ाई के अलावा ऐसी किसी बकवास हरकत में देखा तो मैं पर्सनल लेवल पर इसके खिलाफ हरेसमेंट का एक्शन लूँगा और इसे कॉलेज से निकलवा दूँगा। वो वापस प्रिशा की ओर मुड़ा, जिसकी आंखों से अब आंसू बहने को तैयार थे। गेट बैक टू योर क्लास नाउ।
प्रिशा बिना एक शब्द कहे, बिना एक पल रुके, आंखों में आए आंसुओं को मुश्किल से छुपाती हुई तेजी से वहां से वापस मुड़ी और भीड़ को चीरती हुई अपने दोस्तों की तरफ भाग गई। वो कैंटीन में वापस आकर अपनी सीट पर बेजान होकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सारा और रिया उसकी हालत देखकर परेशान हो चुकी थीं और गुस्से में भी थीं। कितना बदतमीज और घमंडी आदमी है, सारा ने गुस्से से कहा। मैंने कहा था ना मत जाओ। लेकिन प्रिशा चुप थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी जिद, एक अजीब सी नफरत, एक अजीब सी खिंचाव ने एक साथ जन्म लिया था। वो इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलेगी। शौर्य ने गुस्से से अपनी सांस बहाल की। उसने अपनी टोपी सीधी की और प्रिंसिपल से कहा, चलिए मैडम, सेमिनार शुरू करते हैं। वो प्रिंसिपल के साथ ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गया, मगर अब उसका ध्यान सेमिनार पर कम और उन आंखों पर ज़्यादा था जिन्होंने एक पल के लिए उसके 3 साल के सब्र को, उसके दिल में बसी उसकी 15 साल की प्रिशा की तस्वीर को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। वो नहीं जानता था कि उसने अभी अभी अपनी ही पत्नी प्रिशा चौहान को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती का तोहफा दिया था, और ये मुलाकात उन दोनों की ज़िंदगियों में एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। कॉलेज कैंटीन में इस वक्त तो मुकम्मल सन्नाटा था। सेमिनार ख़त्म हो चुका था और डीएसपी शौर्य चौहान धूल उड़ाता हुआ जा चुका था, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा भयंकर तूफान छोड़ गया था। प्रिशा, जो चंद लम्हे पहले कॉलेज की सबसे कॉन्फिडेंट, शरारती और जिंदा दिल लड़की समझी जाती थी, अब अपनी सीट पर एक बेजान पत्थर की तरह शांत पड़ी थी। उसका चेहरा उस अपमान से अब भी तमतमा रहा था जो उसे सैकड़ों लड़कियों के सामने बर्दाश्त करना पड़ा था, और उसकी मुट्ठियां इस कदर सख्ती से भिजी हुई थीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे। सारा और रिया, जो अब तक उसके चैलेंज पर हंस रही थीं, अब हिचकिचाते हुए उसके पास आईं। उनके चेहरों पर हमदर्दी और थोड़ा सा डर था कि प्रिशा अब क्या करेगी। प्रिशा, तुम ठीक हो? रिया ने डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा था ना मत जाओ, सारा ने गुस्से से कहा। देखो उसने क्या किया, कितना बदतमीज, घमंडी और अक्खड़ आदमी है। सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर दी। चलो शुक्र करो प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाकर कुछ नहीं कहा, वरना वो तो तुम्हें कॉलेज से निकालने की धमकी भी दे गया था। मगर प्रिशा ने गहरी सांस ली और अपनी नज़रें उठाईं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी जिद थी, एक कभी न टूटने वाला हौसला था। उसकी आंखें उस आग से दहक रही थी जो शौर्य के रूखे पन ने भड़काई थी। कमज़ोर होती तो बेइज्जती महसूस करती, उसने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में वो पहली सी खनक नहीं, बल्कि एक नई और गहरी गंभीरता थी। रिया ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? उसने तुम्हें सबके सामने डांटा, तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, और तुम कह रही हो कि तुम्हें बेइज्जती महसूस नहीं हुई? उसने मुझे नहीं डांटा। प्रिशा ने अपना बैग उठाकर कंधे पर डाला। उसने अपनी पोजीशन की पावर दिखाई है। वो समझता है कि यूनिफॉर्म पहनकर डीएसपी बनकर वो किसी को भी नीचा दिखा सकता है, खासकर एक लड़की को। सारा ने उसे रोका। तो अब तुम क्या करने वाली हो? भगवान के लिए प्रिशा, अब उससे दूर रहना। वो पुलिस ऑफिसर है, वो तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकता है। वो तुम्हारे पापा नरेंद्र जी तक भी शिकायत पहुंचा सकता है, और तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं। वो तुम्हारा ये यूँ खुलेआम बेपरवाह होकर स्कूटी चलाना और कॉलेज आना बंद कर देंगे। प्रिशा ने अपनी दोस्तों को देखा और उसके होंठों पर इस तनाव भरे माहौल में एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान उभर आई। दूर। सारा, तुम नहीं जानती हो, उसने मुझे चैलेंज किया है, उसने मेरी ईगो को ललकारा है, उसने मुझे उन सैकड़ों लड़कियों के सामने जलील किया है जिन पर मैं कल तक राज करती थी। तो तुम उसकी ईगो से लड़ोगी? रिया ने बेबसी से कहा। वो जानती थी कि प्रिशा को रोकना अब नामुमकिन था। नहीं, प्रिशा ने अपने बाल कान के पीछे समेटते हुए कहा। मैं उसके दिल से लड़ूंगी। वो मुझसे जितना भागेगा मैं उसे उतना ही याद आऊंगी। और रही बात शर्त की, वो शर्त अभी ख़त्म नहीं हुई। तुम दोनों मुझे कैंटीन ट्रीट देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं सिर्फ उसका नंबर ही नहीं, मैं उसका सब कुछ हासिल करूंगी। उसने अपने दोस्तों को वहीं हैरान और सन्न छोड़ दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैंटीन से बाहर चल पड़ी, जैसे आज कुछ हुआ ही ना हो। मगर उसके दिल में डीएसपी शौर्य चौहान का वो सख्त चेहरा, वो गुस्से से भरी आंखें और वो रूखा लहजा छप चुका था। वो नहीं जानती थी कि ये नफरत थी या अट्रैक्शन, मगर वो जानती थी कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ये तो अभी शुरू हुई थी। शाम को अपने फ्लैट में वापस लौटते ही शौर्य का सिर गुस्से और एक अनजानी बेचैनी से फटा जा रहा था।
उसका दिन, उसका पहला असाइनमेंट, सब कुछ खराब हो चुका था। वो कॉलेज के उस लड़की को दिमाग से निकालने की बार बार कोशिश कर रहा था, मगर बार बार वो शरारती आंखें, वो चमक जो एक पल के लिए भी उसे अपनी पड़ोसी और अपनी पत्नी पिरसा जैसी लगी थी, उसे बेचैन कर रही थी। वो पिरसा जिसकी 15 साल की तस्वीर उसके बटुए में थी और जिससे उसकी विदाई में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपनी वर्दी की जैकेट उतार कर गुस्से से सोफे पर फेंक दी। मेरी पिरसा ऐसी नहीं हो सकती, हरगिज भी नहीं। वो नरेंद्र ठाकुर की बेटी है। वो एक संस्कारी, शर्म हया वाली और मासूम लड़की है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। वो कैसे इस तरह कॉलेज में आज़ाद घूम सकती है और अनजान लड़कों से नंबर मांग सकती है। उसने फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकाली और एक ही सांस में आधी पी गया। और वो लड़की, वो तो पूरी आफत थी, बेशरम, ढीठ और हद से ज़्यादा बदतमीज। उसे याद आया कैसे वो इतने लोगों के सामने उससे नंबर मांग रही थी। अजीब दौर आ गया है, लड़कियां कॉलेज में पढ़ने आती हैं या फिर ये सब करने। उसे अंकल नरेंद्र की बात याद आई जो कहते थे कि लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए। शायद वो ठीक ही कहते थे। वो थक कर बिस्तर पर लेट चुका था, मगर उसे चैन नहीं मिला। उसके दिल का एक हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, कह रहा था कि उसने आज एक जवान अनजान लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरत दी थी। वो उसे नरमी से भी समझा सकता था, मगर मैं क्या करता? उसने खुद को तसल्ली दी, मैं एक डीएसपी हूँ, डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं आज उसे नरमी से जवाब देता तो कल को पूरा कॉलेज मुझसे यही उम्मीद रखता। मैंने जो किया ठीक किया। उस लड़की को सबक सिखाना जरूरी था, मगर फिर वही आंखें उसकी बंद आंखों के सामने घूमने लगी। अगले 2 दिन प्रशा कॉलेज नहीं गई। सारा और रिया परेशान थी कि कहीं वो सच में डिप्रेशन में न चली गई हो या उसके पापा ने उसे कॉलेज आने से रोक दिया हो, मगर प्रशा के इरादे कुछ और ही थे। उसने इन 2 दिनों में एक ही काम किया था, डीएसपी शौर्य चौहान के बारे में हर मुमकिन जानकारी इकट्ठा करना। उसने अपने पापा नरेंद्र चौहान के एक पुराने कर्मचारी के बेटे से, जो खुद पुलिस में एक छोटे पद पर था, उससे कांटेक्ट किया और उससे शौर्य के बारे में सब कुछ उगलवा लिया। उसे पता चला कि वो नया आया है, सख्त डिसिप्लिन वाला है, किसी से घुलता मिलता नहीं है, अकेला रहता है और सबसे बड़ी बात वो अनमैरिड है। मिस्टर अखड़ू, तो तुम सोशल भी नहीं हो और सिंगल भी। उसने अपने लैपटॉप पर उसकी एक धुंधली सी ऑफिशियल फ़ोटो देखते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हें सोशल बनाना मेरा काम है। पिरशा, नीचे आ जाओ बेटा, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। उसकी माँ ने नीचे से आवाज़ दी। आई मम्मी। उसने लैपटॉप बंद किया। ठीक है डीएसपी साहब, अब बहुत होगी जासूसी, अब वक्त है आमने सामने की मुलाकात का, एक नए अंदाज में। और इस बार प्रिंसिपल या कोई शर्त तो बीच में नहीं होगी, इस बार सिर्फ तुम होगे और मैं। अगले दिन शौर्य अपनी जीप में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था। वो आज सुबह से ही बेचैन था। उसे रात को सपनों में भी वही कॉलेज वाली लड़की और उसकी आंखें नजर आई थीं, जिसकी वजह से वो और भी चिड़चिड़ा हो गया था। वो रेड लाइट पर रुका और अपनी फाइल से देखने लगा। उसका ध्यान बिल्कुल अपनी तरफ नहीं था। जब सिग्नल ग्रीन हुआ, उसने गाड़ी आगे बढ़ाई ही थी कि अचानक एक रेड कलर की स्कूटी जैसे हवा में उड़ती हुई उसकी जीप के सामने आ गई। ध्यान से एक जोरदार चीख के साथ उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। गाड़ी एक झटके से रुकी। टायरों की चीख ने पूरे चौराहे को अपनी तरफ खींच लिया। उसका दिल हलक में आ गया। उसे लगा उसने किसी को कुचल दिया है। उसने गुस्से और डर के मिले जुले एक्सप्रेशंस के साथ दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। पागल हो गई हो? मरने का शौक है? कौन हो तुम? उसके शब्द उस वक्त हलक में ही अटक गए जब उसने देखा कि सामने वही कॉलेज वाली लड़की खड़ी है। उसकी स्कूटी गिरी हुई थी और वो खुद डर से बुरी तरह कांप रही थी और अपना हाथ पकड़े हुए थी। वो लड़की जिससे वो पिछले 2 दिन से भागने की कोशिश कर रहा था, वो आज उसकी गाड़ी के सामने थी। तुम? शौर्य की आंखों में गुस्से, हैरानी और एक ना समझ आने वाली जलन की लहर दौड़ गई। उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक पल के लिए पीछे छूट गई जब उसने देखा कि उसकी सरकारी जीप के सामने गिरी हुई स्कूटी के पास वही कॉलेज वाली लड़की खड़ी थी, जिसने 2 दिन पहले उसकी बर्दाश्त की हदों को छू लिया था। वही लड़की जो उसके दिमाग में उन आंखों की वजह से अटक गई थी, जो उसे बार बार उसकी अपनी पत्नी पिरशा की याद दिलाती थी। वही लड़की जो आज फिर एक नई मुसीबत बनकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। कल कॉलेज में एक ऑफिसर से बदतमीजी कर रही थी, उससे उसका पर्सनल नंबर मांग रही थी, और आज मेरी गाड़ी के सामने। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम पागल हो गई हो? मरने का शौक है?
वो उस पर चीखा। उसकी आवाज़ पूरे चौराहे पर गूंज गई। वो ये भूल गया था कि वो डीएसपी है, लोग उसे देख रहे हैं। प्रिशा, जो वाकई इस एक्सीडेंट की तेज़ी से डर गई थी, ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। वो तो सिर्फ उसके रास्ते में इत्तेफाक से आना चाहती थी ताकि उससे बात कर सके, मगर इतनी करीब आ जाएगी और टक्कर होते होते बचेगी, ये उसने नहीं सोचा था। उसकी आंखें शौर्य के गुस्से और अपनी घबराहट से भर आईं। वो मैं आपको देखकर रुकी थी, मगर मेरी स्कूटी फिसल गई। वो अपने हाथ को पकड़कर दर्द से करा उठी। ये एक्टिंग थी या फिर हकीकत थी, कहा नहीं जा सकता। मगर शौर्य ने उसके हाथ की ओर देखा जहां से हल्का सा खून बह रहा था। शायद गाड़ी से बचते हुए उसे चोट वाकई लग गई थी। एक पल के लिए उसका गुस्सा, उसका प्रोफेशनलिज्म, उसकी सारी ट्रेनिंग उस लड़की की आंखों में आए आंसुओं और उसके हाथ से निकलते खून के सामने पिघलता हुआ महसूस हुआ। उसे याद आया कि वो एक ऑफिसर है और एक जख्मी नागरिक है, चाहे वो कितनी ही बदतमीज क्यों ना हो। चोट लगी है। उसकी आवाज़ अब भी सख्त थी, मगर उसमें गुस्से की जगह हल्की सी, ना चाहते हुए भी चिंता झलक आई थी। वो खुद इस बदलाव पर हैरान था कि ये लड़की उस पर इस तरह असर क्यों डाल रही थी। जी, बस थोड़ी सी। परेशान ने आंखों में आंसू लाने की पूरी कोशिश की, जो डर और अब उसका ध्यान पा लेने की खुशी से खुद ही आ गए थे। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं। उसने शौर्य को अपनी तरफ बढ़ते देखकर फौरन कहा, मम्मी परेशान हो जाएंगी, प्लीज़ मुझे फर्स्ट एड दे दें या किसी पास की क्लिनिक छोड़ दें। वो नहीं चाहती थी कि मामला घर तक पहुंच जाए, खासकर अपने सख्त स्वभाव वाले पिता नरेंद्र चौहान तक। पागल लड़की, वो गुस्से से बड़बड़ाया। वो इस सारे ड्रामे से तंग आ चुका था। आओ गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मेरे पास फर्स्ट एड कहाँ से आएगी? मैं पुलिस वाला हूँ, डॉक्टर नहीं। चलो मैं तुम्हें पास के क्लिनिक छोड़ देता हूँ। वो प्रिशा का जवाब सुने बिना वापस मुड़ा और अपनी जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। प्रिशा ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी गिरी हुई स्कूटी को वहीं छोड़ा और चुपके से पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर उसकी जीप में बैठ गई। ये उसकी पहली छोटी सी जीत थी। गाड़ी में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। शौर्य गुस्से से सामने देख रहा था और प्रिशा तिरछी नज़रों से उसके सख्त चेहरे को देख रही थी। वो वाकई बहुत हैंडसम था, मगर उससे ज़्यादा कहीं घमंडी। आप मुझसे नाराज़ हैं, है ना? प्रिशा ने हिम्मत करके खामोशी को तोड़ा। शौर्य ने उसकी ओर देखे बिना सपाट लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसी लापरवाह लड़कियां जो स्कूटी को हवाई जहाज समझकर उड़ाती हैं, सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले शरीफ लोगों के लिए भी खतरा होती हैं। मैं लापरवाह नहीं हूँ, प्रिशा ने फौरन जवाब दिया। मैं तो आपसे माफ़ी मांगने के लिए रुकी थी। शौर्य ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से ब्रेक लगाई। गाड़ी एक छोटे से क्लिनिक के सामने रुक चुकी थी। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? उसी दिन की कॉलेज वाली हरकत की? मुझे नहीं मालूम था आप इतने उसूलों वाले हैं। मैं तो बस शर्त जीतने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरी दोस्तों ने शर्त लगाई थी। प्रिशा ने बेहद मासूमियत से सच स्वीकार किया। शौर्य का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शर्त? तुमने एक ऑफिसर की सैकड़ों लड़कियों के सामने बेइज्जती करवाई और अब मेरी गाड़ी के नीचे आ गई हो सिर्फ एक शर्त के लिए? नहीं, वो शर्त तो मैं हार गई थी। ये तो मैं सच में सॉरी करने आई थी, और वैसे मेरा नाम प्रिशा है। उसने उतरने से पहले अचानक अपना नाम बताया। शौर्य का हाथ जो स्टीयरिंग व्हील पर था वहीं जम गया। उसका पूरा वजूद सुन्न हो गया। बाहर की दुनिया की आवाज़ें, ट्रैफिक का शोर, सब जैसे एक पल के लिए बंद हो गया हो। उसने धीरे से, बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और पैसेंजर सीट पर बैठी उस लड़की को देखा, जिसकी आंखों में अब भी वही शरारत थी, वही चमक, वही आंखें जो उसे परेशान करती थीं। तुमने अपना नाम क्या बताया? उसकी आवाज़ उसे अजनबी लगी। वो डीएसपी शौर्य चौहान नहीं रहा, वो सिर्फ एक चौंका हुआ बेबस इंसान नजर आ रहा था, जिसके कानों में उसके अंकल नरेंद्र जी की आवाज़ गूंज रही थी। प्रिशा को उसके इस तीव्र रिएक्शन पर बहुत मजा आया। उसे लगा कि उसकी हैरानी उसकी जीत है। उसने जानबूझकर अपना नाम आखिर में बताया। प्रिशा, मेरा नाम प्रिशा है। उसने अपने लहजे में शरारत और कॉन्फिडेंस भरकर दोहराया। क्यों? क्या आपका कोई पुराना जख्म ताज़ा हो गया, या ये नाम सुनकर कोई याद आ गया, या इस नाम की कोई और लड़की थी आपकी ज़िंदगी में? वो उसके सब्र को आजमा रही थी। वो नहीं जानती थी ये वो जिस शख्स की बात कर रही थी वो कितना गहरा जख्म था, और वो खुद ही तो वो जख्म थी। शौर्य के दिमाग में उसके अंकल की आवाज़ें गूंजी। मेरी बेटी अभी छोटी है। उसके बटुए में मौजूद 15 साल की मासूम लड़की की तस्वीर घूमी और फिर उसके सामने बैठी ये 18 साल की आफत की पुड़िया। ये नहीं हो सकता,
ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। उसने फौरन खुद को संभाला। उसके चेहरे के भाव एक सेकंड में वापस सख्त और प्रोफेशनल हो गए। ये एक बहुत कॉमन नाम है। उसने बर्फ़ की तरह रूखेपन से कहा, अब उतरो और डॉक्टर को दिखाओ। मेरे पास तुम जैसी लड़कियों के लिए फालतू वक्त नहीं, और आइंदा मेरे रास्ते से दूर रहना। उसने प्रिशा को क्लिनिक के दरवाजे पर उतारा, फिर उसका जवाब सुने बिना, उसकी स्कूटी की परवाह किए बिना अपनी जीप को तेज रफ्तार से वहाँ से भगा कर ले गया। वो सीधा अब अपने फ्लैट पर जा रहा था। उसे मीटिंग या किसी भी ड्यूटी से पहले सच्चाई को हजम करना था कि उसकी होने वाली पत्नी, उसकी पड़ोसी प्रिशा, शायद वैसी नहीं रही थी जैसे वो 3 साल से सोचता आ रहा था। वो सीधा अपने फ्लैट पर आ गया। उसने अपने रास्ते में ही एसएसपी को फ़ोन करके मीटिंग कैंसिल करवा दी थी। उसका सिर इस कदर घूम रहा था कि वो गाड़ी चलाने के काबिल भी नहीं रहा था। उसने फ्लैट का दरवाज़ा लॉक किया और सीधा सोफे पर गिर गया। उसका यूनिफॉर्म अब भी उसके जिस्म पर था, मगर उसका दिमाग उस क्लिनिक के बाहर खड़ी उस लड़की पर अटका हुआ था। प्रिशा, ये नाम उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहा था। गर्ल्स कॉलेज, फर्स्ट ईयर, रेड स्कूटी और अब ये नाम, ये सारे बिंदु आपस में मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जिसे शौर्य का दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या ये मुमकिन था? क्या उसके सख्त स्वभाव वाले अंकल समरेंद्र जी, जो अपनी बहू सारिका, शौर्य की बहन को भी घर से बाहर कदम नहीं रखने देते थे, तो फिर वो अपनी लाडली बेटी प्रिशा को इतनी छूट भला कैसे दे सकते हैं कि वो कॉलेज जाए, वो भी जीन्स टॉप पहनकर और स्कूटी चलाए? नहीं, ये नामुमकिन था। वो 15 साल की मासूम बच्ची ऐसी आफत की पुड़िया नहीं हो सकती थी। ये जरूर कोई और प्रिशा होगी। ये सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक था। उसने खुद को तसल्ली दी, मगर उसका दिल संतुष्ट नहीं हुआ। उसे सच्चाई जाननी थी अभी इसी वक्त। उसे उस अजाब से निकलना था जो पिछले 2 दिनों से उसे बेचैन किए हुए था। उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया। उसकी उंगलियां एक ऐसे नंबर पर गईं जो उसने 3 साल से नहीं मिलाया था। एक ऐसा नंबर जिसे मिलाने से उसके अंकल ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। ये वादा खिलाफी थी। ये उसकी 3 साल की तपस्या को तोड़ने के बराबर था। वो विदाई के दिन तक, जब तक उसके अंकल उसे खुद नहीं बुलाते, कोई संपर्क न करने का वादा कर चुका था। मगर भाड़ में जाए वादा। वो गुस्से से बोला, मुझे सच्चाई जाननी है। अगर वो बाकी मेरी प्रिशा है तो मेरे 3 साल का इंतजार एक मजाक बन चुका है। उसने कॉल का बटन दबा दिया। दूसरी तरफ 2 बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, एक जानी पहचानी परेशान सी और खुशी से भरी आवाज़ आई। उसकी बड़ी बहन सारिका थी। शौर्य, तुम? सारिका की आवाज़ में खुशी और अविश्वसनीय हैरानी थी। तुम वापस आ गए? तुमने आज फ़ोन कैसे कर लिया? सब खैरियत तो है ना? सब ठीक तो है ना? तुम घर क्यों नहीं आए? पापा जी तो कह रहे थे कि तुम विदाई से कुछ दिन पहले आओगे। तुम ठीक तो हो ना? दीदी, शौर्य की आवाज़ भर्रा गई। अपनी बहन की आवाज़ सुनकर उसे एक पल के लिए सुकून मिला, मगर अगले ही पल उसका मकसद उस पर हावी हो गया। मैं ठीक हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। मैं बाद में सब बताऊँगा। मुझे बस एक बात बताएं अभी। हाँ, पूछो। सारिका उसकी बेचैनी से घबरा गई। प्रिशा कैसी है? उसने सीधे सवाल किया। सारिका दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोश हो गई। प्रिशा, तुम्हें अचानक उसकी याद कैसे आ गई? तुमने तो 3 साल में एक बार भी। दीदी प्लीज। शौर्य ने बेसब्री से उसकी बात काटी। वो कैसी है? वो घर पर होती है ना? वो क्या करती है? सारिका हंस पड़ी। उसकी हंसी में हैरानी थी। घर पर? शौर्य, तुम किस जमाने में हो? वो कॉलेज जाती है, अब वो बच्ची नहीं रही। शौर्य ने आंखें सख्ती से बंद कर ली। ये पहला झटका था। कॉलेज? हाँ, उन्होंने ही तो, पापा जी ने ही तो उसे एडमिशन करवाया है। बड़े गर्व से कहते हैं मेरी बेटी किसी से कम नहीं, सिटी विमेन कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है। शौर्य का दिल डूब गया। वही कॉलेज? और वो कैसी है अब? मतलब बड़ी हो गई है, कैसी दिखती है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। सारिका के हंसे फ़ोन पर गूंज उठी। बड़ी? शौर्य, वो आफत बन गई है, आफत। पूरे घर को सिर पर उठा रखा है। वो 15 साल वाली प्रिशा नहीं रही जो कोने में छुप कर बैठती थी। अब वो 18 साल की शरारती, जिद्दी, बेबाक और चुलबुली प्रिशा है। किसी की नहीं सुनती, बस पापा जी से थोड़ा दबती है, वरना मुझे और अपने भाई को तो गिनती में ही नहीं लाती। पूरे कॉलेज में मशहूर है अपनी शरारतों की वजह से। शौर्य को लगा कि ज़मीन उसके पैरों तले से निकल गई है। उसके कानों में साए साए होने लगी। उसने आखिरी बार पूछा। उसकी आवाज़ अब एक डीएसपी की नहीं बल्कि एक हारे हुए शख्स की थी। दीदी, उसके पास
उसके पास मोटर बाइक है। मोटर बाइक नहीं, सारिका ने हंसते हुए बताया, स्कूटी है रेड कलर की। पापा जी से बड़ी मुश्किल से जिद करके रो रो कर ली है। कहती है कॉलेज में बस में धक्के खाती हुई नहीं जाएगी। पापा जी ने भी उसकी जिद के आगे हार मान ली। क्यों, क्या हुआ शौर्य, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? हेलो हेलो, शौर्य ने फ़ोन काट दिया। उसे और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं थी, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। तो ये सच था, वो लड़की जो उससे कॉलेज में उसका नंबर मांगने आई थी, वो लड़की जिसने शर्त लगाई थी, वो लड़की जो आज उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी, वो आफत की पुड़िया कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी प्रिशा चौहान थी। शौर्य सोफे पर गिर गया, उसका सिर घूम रहा था, उसे गुस्सा भी महसूस हो रहा था, एक धोखे का, एक फरेब का एहसास। 3 साल, वो खुद से बोला, मैंने 3 साल तक एक मासूम चेहरे को, एक घबराई हुई लड़की की तस्वीर को सोचकर काट लिए। मैंने एक वादे की खातिर खुद को बांध कर रखा और यहाँ वो आज़ाद घूम रही है, वो भी इस कदर बेबाकी से। उसे अपनी बेइज्जती याद आई। नहीं, ये सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं थी, ये उसके अंकल नरेंद्र चौहान के उसूलों की बेइज्जती थी। ये उसकी पत्नी की बेइज्जती थी कि वो अपने ही पति से एक अजनबी समझकर उससे फ्लर्ट कर रही थी और उसकी शर्त लगा रही थी। उसका खून खौल उठा। उसे प्रिशा का कॉन्फिडेंट चेहरा याद आया, उसकी शरारती आंखें, उसका बेबाक लहजा। तो ये है असली प्रिशा। उसने अपने दांत भींच लिए। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि वो अभी इसी वक्त अपने अंकल के घर जाए और सबको बताए कि उनकी लाडली बेटी कॉलेज में क्या गुल खिला रही है। वो बताए कि वो कितनी मासूम है, मगर फिर वो रुक गया। नहीं, अगर मैंने ये किया तो वादा टूट जाएगा और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मैंने 3 साल इंतजार किया है, 2-3 हफ्ते और सही। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसका दिमाग अब एक डीएसपी की तरह तेजी से और ठंडे दिमाग से काम करने लगा। ठीक है प्रिशा चौहान, उसने ठंडे लहजे में कहा, तो तुम ये खेल खेल रही हो? तुम मुझसे डीएसपी शौर्य से मिली हो, लेकिन तुम अपने असल रूप से यानी प्रिशा शौर्य चौहान से नहीं मिली। वो उठा और शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने यूनिफॉर्म में अपना आप देखा। 3 हफ्ते, उसने अपनी आंखों में देखते हुए खुद से कहा। विदाई में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रहते हैं प्रिशा चौहान। तुम अपनी ये आज़ादी जी लो प्रिशा, तुम अपनी ये शरारतें कर लो, क्योंकि इसके बाद डीएसपी शौर्य चौहान तुम्हें बताएगा कि असली डिसिप्लिन और उसूल क्या होते हैं। प्रिशा को सोचते हुए न जाने क्यों उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान और उसके चेहरे पर अब एक नरम एहसास फैल गया था। अगले दिन कॉलेज कैंटीन में माहौल गर्म था। प्रिशा, जिसके हाथ पर क्लिनिक से लगवाया हुआ एक छोटा सा बैंडेज लगा था, अपनी दोस्तों सारा और रिया के सामने बिनर अंदाज में चाय का कप घुमा रही थी। तो तुम सच में उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी? रिया ने आंखें फाड़कर हैरानी से पूछा। प्रिशा, तुम पागल हो चुकी हो। वो चाहता तो तुम्हें उसी वक्त लॉकअप में डाल सकता था। सारा ने भी हामी में सर हिलाया। रिया ठीक कह रही है, और तुमने उसे अपना असली नाम भी बता दिया। क्या ज़रूरत थी? प्रिशा ने कदा से चाय की चुस्की ली। ज़रूरत थी सारा, तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब मैंने कहा कि मेरा नाम प्रिशा है। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा सुन लिया हो। वो मुझे जितना अक्खर समझ रहा था, अब उतना ही मेरे नाम में उलझ गया है। लेकिन क्यों, ये तो मैं भी नहीं जानती। तो अब क्या? रिया ने पूछा। अब तो वो तुमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगा होगा। यही तो मज़ा है। प्रिशा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक नई चमक उभर आई थी। नफरत मोहब्बत का पहला कदम होती है। उसने मुझे 2 बार डांटा और दोनों बार वो मेरे दिमाग से नहीं निकला। और कल उसका गुस्सा और फिर उसकी वो हल्की सी चिंता। वो मुझे क्लिनिक छोड़कर गया, इसका मतलब है कि वो इतना भी पत्थर दिल नहीं है। दूसरी तरफ डीएसपी शौर्य चौहान अपने ऑफिस में नहीं बल्कि अपनी जीप में सिटी विमेन कॉलेज से कुछ दूरी पर गाड़ी पार्क किए बैठा था। उसकी आंखों पर इस वक्त काला चश्मा था, मगर उसकी नज़रें कॉलेज के गेट पर जमी थीं। वो आज किसी मीटिंग के लिए नहीं बल्कि एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। वो अपनी आंखों से उस सच को देखना चाहता था जो उसकी बहन सारिका ने उसे फ़ोन पर बताया था। वो देखना चाहता था कि उसकी पत्नी, उसकी 15 साल की मासूम प्रिशा असलियत में कैसी दिखती है। उसने कल रात से एक पल भी सुकून की सांस नहीं ली थी। उसका दिल और दिमाग आपस में उलझे हुए थे। वो मुझे नहीं जानती, वो डीएसपी शौर्य से मिली है, अपने पति शौर्य से नहीं। थोड़ी ही देर बाद वो गेट से बाहर निकली, तभी कॉलेज की छुट्टी हुई थी। लड़कियों के झुंड गेट से बाहर आने लगे और फिर उसकी नज़र उस पर पड़ गई। वही रेड स्कूटी, वही जीन्स और शॉर्ट टॉप। उसका
टॉप इतना शॉर्ट था कि बेली बटन साफ दिखाई दे रहे थे। वो अपनी दोस्तों के साथ हंसती हुई आ रही थी। उसकी हंसी की खनक शौर्य को दूर से भी अपने दिल में महसूस हो रही थी। वो बिल्कुल लापरवाह, दुनिया से बेफिक्र एक आज़ाद पंछी की तरह लग रही थी। तो यह है मेरी होने वाली पत्नी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर जीप पर स्टीयरिंग व्हील पर सख्ती से अपने हाथ जमा लिए। वो उसे स्कूटी स्टार्ट करके जाते हुए देखता रहा। उसने फैसला कर लिया कि वो अब उससे दूर रहेगा। वो इन 3 हफ्तों में कोई तमाशा नहीं चाहता था। वो बस विदाई का इंतजार कर रहा था। अगले 2 दिन शौर्य ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने कॉलेज की तरफ का रुख भी नहीं किया। उसने अपने फ़ोन से सारिका दीदी का नंबर भी डिलीट कर दिया ताकि वो जज्बात में आकर दोबारा कॉल न कर बैठे। उसने पूरी कोशिश की कि प्रिशा नाम के इस तूफान को अपने दिमाग से निकाल दे, मगर प्रिशा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। जब 2 दिन तक उसे डीएसपी की कोई खबर नहीं मिली, ना ही वो कॉलेज के आसपास नजर आया, ना ही उसके रास्ते में आया, तो प्रिशा बुरी तरह बेचैन हो गई। उसे ये खामोशी, ये अनदेखा किया जाना गहराई से चुभा। वो मुझे इग्नोर कर रहा है। उसने तीसरे दिन खुद से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे खुद को इग्नोर नहीं करने दूंगी। शौर्य को उस भयानक रूप और उसकी बेरहम डांट ने प्रिशा के अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया था जो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सका। उस कड़क पुलिस अफसर से डांट खाने के बाद घर लौटकर जब वो अपने कमरे के सन्नाटे में बैठी थी, तो वो अपमान की आग धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत और गहरी दीवानगी में बदलने लगी। वो प्रिशा जो कल तक शौर्य के साथ एक खेल खेल रही थी, शर्त लगा रही थी, अब अचानक उसके इश्क के उस गहरे दलदल में धंस चुकी थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखें बंद होती तो सामने शौर्य का वो रौबीला चेहरा, वो कड़क बर्ताव और उसकी आंखों में छिपी वो ठंडी आग आ जाती। दिल का चैन और रातों की नींद जैसे प्रिशा से हमेशा के लिए रूठ गए। वो 24 घंटे बस शौर्य के ख्यालों में खोई रहती। कभी उसकी सख्त आवाज़ उसके कानों में गूंजती तो वो सिहर उठती, तो कभी उसका वो क्लिनिक के बाहर हल्का सा फिक्र भरा अंदाज याद आता तो उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगता। शौर्य की ये मोहब्बत प्रिशा पर किसी जानलेवा हमले की तरह हावी हुई थी। शौर्य के लिए पल पल बढ़ती उसकी ये तड़प अब एक बेकाबू जुनून का रूप धारण कर चुकी थी। उसे इस बात का पूरी तरह एहसास हो चुका था कि वो इस अक्खड़ और सख्त मिजाज डीएसपी से बेपनाह जुनूनी मोहब्बत कर बैठी है। इसी बेचैनी और दिल के हाथों मजबूर होकर वो अपने प्यार का इजहार करने सीधे पुलिस स्टेशन दौड़ी चली गई। शाम के 4 बज रहे थे। शौर्य अपने ऑफिस में एक बेहद ज़रूरी केस की फाइल में खोया हुआ था। थाने में रोज की तरह चहल पहल थी। तभी उसे बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती, डीएसपी साहब मीटिंग में हैं। उसे कांस्टेबल की आवाज़ आई। मैं मीटिंग ब्रेक कर सकती हूँ, तुम हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारी शिकायत उसी डीएसपी से करूँगी। शौर्य ने चौंक कर सिर उठाया। ये आवाज़, ये जानी पहचानी खनकती हुई बेबाक आवाज़, इसे तो वो लाखों में भी पहचान सकता था। उसके ऑफिस का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और प्रिशा अंदर दाखिल हुई। उसने कॉलेज की ही यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बल्कि एक सिंपल सा सलवार सूट था, मगर उसकी आंखों में वही संकल्प, वही आग थी। कांस्टेबल घबराया हुआ पीछे आया। सर, मैंने रोका था, मगर ये बाहर जाओ, शौर्य ने ठंडी सपाट आवाज़ में कहा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, मगर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके थाने, उसके ऑफिस तक पहुंच गई थी। कांस्टेबल के जाते ही प्रिशा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या बदतमीजी है मिस प्रिशा? शौर्य अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में अब वो चिंता नहीं थी जो क्लिनिक के बाहर थी। अब ये शुद्ध डीएसपी शौर्य चौहान की आवाज़ थी। तुम्हें अंदाजा है तुम कहाँ खड़ी हो? ये एक पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा कॉलेज कैंटीन नहीं। मुझे अंदाजा है, प्रिशा ने भी बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। और मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, डीएसपी साहब से नहीं, बल्कि उस इंसान से जो इस यूनिफॉर्म के पीछे छिपा है। शौर्य को एक पल के लिए समझ न आया कि वो क्या कहे। क्या मतलब है तुम्हारा? वो टेबल का चक्कर काट कर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। मतलब ये कि आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिशा की आवाज़ अब थोड़ी सी काँप रही थी। उसके इतना करीब आने पर वो बुरी तरह घबरा गई थी। पहले कॉलेज में, फिर सड़क पर। आप मुझसे जितना गुस्सा करते हैं, मुझे आप पर उतना ही क्या? शौर्य ने भौहें सुकोड़ कर पूछा। उसका लहजा तंज से भरा हुआ था। वो जानता था ये लड़की क्या कहने वाली है, और वो इस सच के लिए तैयार नहीं था। प्रिशा ने गहरी सांस ली और वो कह दिया जो उसके दिल में था। मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं, डीएसपी शौर्य चौहान। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। शौर्य ने ये उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि वो शिकायत करने आएगी या शायद कोई शर्त लगाने, मगर ये तो खुला इजहार था।
शौर्य का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसकी अपनी पत्नी पुलिस स्टेशन में खड़े होकर एक अजनबी मर्द समझकर उससे प्यार का इजहार कर रही थी। उसने अपनी टेबल पर जोर से हाथ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिरजा उसकी गूंजती आवाज़ से एक कदम पीछे हट गई। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम एक पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में आकर उससे ये बकवास कर रही हो। तुम जानती हो मैं इस जुर्म में तुम्हें अभी हवालात के अंदर डाल सकता हूँ। जुर्म? पिरजा की आंखों में आंसू आ गए। क्या किसी को पसंद करना जुर्म है? हाँ जुर्म है, शौर्य ने बेरहमी से कहा, खासकर तब जब तुम जैसी लड़कियां पढ़ाई छोड़कर ऐसे काम करती हैं। वो उसके करीब आ गया। सुनो लड़की, और ध्यान से सुनो, मेरी जिंदगी में तुम जैसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं। उसने एक पल के लिए पॉज लिया, फिर वो जुमला कहा जिसने प्रिशा को सुन कर दिया। मेरा प्यार मेरे जायज रिश्ते में है, मैं शादीशुदा हूँ। प्रिशा का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या आप शादीशुदा हैं? उसकी आवाज़ मुश्किल से निकली। हाँ, शौर्य ने बेरहमी और रूखेपन से कहा। और अब गेट आउट, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूं। प्रिशा को लगा कि वो अब रो पड़ेगी। वो इतनी हिम्मत और इतने ख्वाब लेकर आई थी और उसे ये जवाब मिला था। वो तेजी से वापस मुड़ी, दरवाज़ा खोला और आंसू छुपाते हुई थाने से बाहर निकलती चली गई। वो दिन और आज का दिन, इन 2 हफ्तों में प्रिशा एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसकी सारी शरारतें और सारी जिद उसे एक जुमले ने मार दी थी। फिर जब उसके पापा नरेंद्र चौहान ने उसे फैसला सुनाया कि उसकी विदाई उसके पड़ोसी शौर्य चौहान से तय है, जो अब एक बड़ा ऑफिसर बनकर लौटा है, तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उसका दिल तो पहले ही डीएसपी शौर्य के हाथों टूट चुका था। उसे क्या फर्क पड़ता था कि उसकी शादी किस अजनबी से हो रही है। वो भारी लाल जोड़े में घूंघट निकाले अपने अनजान पति के कमरे में बैठी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और वही जानी पहचाने कदमों की आहट महसूस हुई। वही जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू जो उसने थाने में महसूस की थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने घूंघट नहीं उठाया। वो उसके करीब आया और बिस्तर पर बैठ गया। तो मिस पिरशा, कॉलेज से पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से सीधा मेरे बेडरूम तक सफ़र कैसा रहा आपका? ये वही आवाज़ थी, वही तंज से भरा लहजा। पिरशा ने झटके से घूंघट उलट दिया। सामने उसे डीएसपी शौर्य चौहान को सुनहरी शेरवानी में देखा। आप? उसकी घुटी घुटी चीख निकली। हाँ मैं। वो मुस्कुराया। तुम्हारा 3 साल पुराना तुम्हारा पति शौर्य चौहान, वही शौर्य जिससे तुम शर्त लगा रही थी। आपने मुझसे झूठ बोला। वो गुस्से और हैरानी से रो पड़ी। आप शादीशुदा हैं, आपने कहा था। हाँ तो मैंने सच कहा था। शौर्य ने करीब आकर उसके आंसू अपने अंगूठे से पोंछे। उसका ये स्पर्श पिरशा के वजूद में सहरन दौड़ा गया। मेरा प्यार मेरे जायज रिश्ते में है, और वो जायज रिश्ता तुम हो पिरशा। उसने पिरशा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। पिरशा का सारा गुस्सा, सारा दर्द इस छुअन और इस सच से पिघल गया। वो शर्म से लाल हो गई। शौर्य ने उसके भारी घूंघट वाले दुपट्टे को धीरे से उतारा, जिससे उसके रेशमी काले बाल उसके कंधों और शौर्य के हाथों पर बिखर गए। शौर्य की नजरें पिरशा के होंठों पर टिक गईं, जो डर और चाहत से कांप रहे थे। शौर्य ने मखमली आवाज में झुककर उसके गले के भारी सुनहरे हार को धीरे धीरे खोला। उसकी उंगलियां पिरशा की गर्दन की मखमली और गर्म त्वचा को छू रही थीं, जिससे पिरशा के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई और उसने कसकर शौर्य की शेरवानी को अपने हाथों में भींच लिया। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। शौर्य ने पिरशा की कांपती पलकों को छुआ, फिर उसके गालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसके करीब आया। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ रही थीं। उसने पिरशा की कमर में हाथ डालकर उसे पूरी तरह अपने सीने से सटा लिया। पिरशा ने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल शौर्य ने उसके कांपते होठों पर अपने होंठ रख दिए। ये एक गहरा, जुनूनी और बहुत लंबा किस था, जिसमें 3 साल का इंतजार, सारी गलतफहमी और दोनों के दिलों में छुपी बेपनाह मोहब्बत पिघल रही थी। शौर्य का हाथ पिरशा की पीठ पर गया और उसने उसकी वेडिंग ड्रेस की डोरियों को एक एक करके धीरे से खोलना शुरू कर दिया। उसका हाथ टच पिरशा के वजूद में आग लगा रहा था। पिरशा ने भी अपनी बाहें शौर्य के गले में डाल दी और खुद को पूरी तरह अपने पति, अपने पहले और आखिरी प्यार डीएसपी शौर्य चौहान के हवाले कर दिया। उस रात 2 चेहरे, 2 वजूद और एक रिश्ता हमेशा के लिए एक हो गए। सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो पिरशा की आंखें धीरे से खुली थीं। मखमली एहसास के साथ उसने करवट ली तो उसे अपनी कमर पर एक भारी और मजबूत हाथ का दबाव महसूस हुआ।
उसने चौंक कर देखा, शौर्य बिना शेरवानी के सिर्फ सफ़ेद सैंडों में बेहद सुकून से सोया हुआ था। उसका सख्त और रौबदार चेहरा इस वक्त सुबह की धूप में बेहद मासूम और अट्रैक्टिव लग रहा था। प्रिशा को कल रात का एक एक पल याद आने लगा, उसका वो गहरा किस, वो बातें और वो फिर जादुई छुअन। शर्म की एक गहरी सुर्खी उसके गालों पर दौड़ गई। उसने धीरे से शौर्य का हाथ हटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने उसे अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया और खींचकर अपने चौड़े सीने से सटा लिया। सुबह सुबह अपने इस खूबसूरत पति को छोड़कर कहाँ जा रही हो, मिसेज प्रिशा चौहान? शौर्य ने अपनी आंखें खोले बिना अपनी भारी मखमली आवाज में फुसफुसाया। उसका चेहरा प्रिशा की गर्दन के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें प्रिशा के वजूद में सिहरन पैदा कर रही थीं। शौर्य छोड़िए, कोई देख लेगा, सुबह हो गई है। प्रिशा ने शर्माते उसके सीने पर अपनी हथेलियां टिका दी। शौर्य ने अपनी गहरी काली आंखें खोली और प्रिशा के चेहरे पर बिखरी जुल्फों को उंगलियों से पीछे समेटते हुए उसकी नाक को धीरे से चूमा। ये मेरा कमरा है और तुम मेरी पत्नी हो, किसी को देखने की हिम्मत नहीं है। उसने झुककर प्रिशा के गुलाबी गालों पर अपने होंठ रख दिए और फिर धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। प्रिशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर खुद को अपने महबूब पति के हवाले कर दिया। सुबह की इस बेहद रोमांटिक और जादुई शुरुआत ने उनके 3 साल के इंतजार की हर कसर पूरी कर दी थी। कॉलेज कैंटीन में सारा और रिया मातम मनाने वाले अंदाज में बैठी थी। प्रिशा पूरे 2 हफ्ते से गायब थी और दोनों को लग रहा था कि डीएसपी शौर्य चौहान की उस डांट के बाद प्रिशा गहरे डिप्रेशन में चली गई है या उसके पापा ने उसे घर में नज़रबंद कर दिया है। यार रिया, मुझे प्रिशा की बहुत चिंता हो रही है। उस खड़ूस डीएसपी ने बेचारी का दिल ही तोड़ दिया। सारा ने दुखी होकर चाय का घूंट भरा। हाँ यार, वो तो शादीशुदा निकला। प्रिशा का तो पहला क्रश ही क्रश हो गया। रिया ने आह भरी। तभी कैंटीन के बाहर एक चकाचक काली पुलिस जीप आकर रुकी। पूरी कैंटीन की लड़कियों की सांसें थम गईं। ड्राइवर ने उतरकर पिछला दरवाजा खोला और वही कड़क डीएसपी शौर्य चौहान अपनी पूरी कड़क यूनिफॉर्म और काले चश्मे में बाहर निकला। लड़कियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हाँ, ये फिर आ गया, आज किसकी शामत आई है। शौर्य ने खुद आगे बढ़कर जीप का दूसरा दरवाजा खोला। अंदर से एक लड़की कुर्ती और जीन्स पहने, बालों का जूड़ा बनाए बाहर निकली। उसके हाथों में पिया जी के नाम की गहरी लाल मेहंदी रची थी। मांग में हल्का सा सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र चमक रहा था। जब उस लड़की ने अपना चश्मा हटाया तो सारा और रिया के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचे। प्रिशा, सारा की आंखें उबलकर बाहर आने को हो गईं। प्रिशा बेहद टशन से अपने बाल झटकते शौर्य की तरफ देखकर मुस्कुराई। शौर्य ने अपनी जीप से प्रिशा का कॉलेज बैग निकाला और उसे थमाते हुए बेहद रौबीले मगर प्यार भरी आवाज में कहा, दुपट्टा ठीक करो मिसेज चौहान, और क्लास खत्म होते ही सीधे गेट पर आना, मुझे देर पसंद नहीं। जी सर। प्रिशा ने शरारत से उसे सैल्यूट किया। शौर्य ने चश्मे के पीछे से उसे घूरकर एक हल्की सी बॉम्ब स्माइल दी और जीप में बैठकर चला गया। प्रिशा जैसे ही मटकती हुई कैंटीन में दाखिल हुई, सारा और रिया भूत देखने वाले अंदाज में उसके पास दौड़ी। ये क्या तमाशा है? तो तूने उससे शादी कर ली, लेकिन वो तो शादीशुदा था ना? सारा जोर से चिल्लाई। प्रिशा ने अपनी मेहंदी वाले हाथ चमकाते हुए बेहद ड्रामाई अंदाज में अपनी उंगली उठाई। बुद्धू, उसने सच ही कहा था कि उसका प्यार उसके जायज रिश्ते में है और उसके रिश्ते में मैं ही तो थी। अब लाओ निकालो मेरे पूरे हफ्ते की कैंटीन ट्रीट। आखिर मिस्टर अकड़ू का नंबर किया, उसका तो पूरा वजूद ही अब मेरी जेब में है। ये सुनकर सारा और रिया ने अपना सिर पीट लिया और पूरी कैंटीन प्रिशा के इस पुलिसिया धमाके को देखकर सन्न रह गई।